नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका असर हम सबकी जेब पर, हमारे बजट पर सीधा पड़ता है, और वो है मुद्रास्फीति यानी महंगाई। ये एक ऐसा शब्द है जो हम खबरों में, बातों में हर जगह सुनते हैं, पर इसका असली मतलब क्या है? चलिए आज इसी को आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले इस एक सीधे से सवाल से शुरुआत करते हैं। कभी सोचा है कि वक्त के साथ हमारे पैसे की ताकत कम क्यों होती जाती है? मतलब जितने पैसों में पहले ढेरों सारा सामान आ जाता था, अब उतना क्यों नहीं आता? बस यही तो महंगाई की असली कहानी है और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। तो फिर इसकी किताबी परिभाषा क्या है? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति वो दर है जिस पर चीजों के दाम, मतलब उनका सामान्य स्तर, समय के साथ बढ़ता जाता है। और इसका सीधा नतीजा ये होता है कि पैसे की खरीदने की ताकत, जिसे हम परचेजिंग पावर कहते हैं, वो घट जाती है। जब कीमतें बढ़ती हैं तो उतने ही पैसे में पहले से कम सामान और सेवाएं खरीदी जा सकती हैं। ठीक है, तो अब जरा इस मामले की गहराई में उतरते हैं। ये समझने के लिए कि आखिर ये महंगाई होती क्यों है, हमें इसके पीछे की मुख्य वजहों को जानना होगा। समझ लीजिए कि हम एक तरह से जासूसी करने वाले हैं और हमारे निशाने पर हैं दो मुख्य अपराधी। और ये रहे वो दो मुख्य अपराधी। महंगाई बढ़ने के पीछे असल में दो बड़ी ताकतें काम करती हैं। एक है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी मांग की वजह से बढ़ने वाली महंगाई, और दूसरी है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यानी लागत की वजह से बढ़ने वाली महंगाई। ये समझिए कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो डिमांड और सप्लाई के बीच की खींचतान को दिखाते हैं। पहला अपराधी है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसे समझने का सबसे आसान तरीका एक पुरानी कहावत है, बहुत कम सामान के पीछे बहुत ज्यादा पैसा भाग रहा है। मतलब जब बाजार में खरीदने वाले बहुत हों, लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा भी खूब हो, लेकिन बेचने के लिए सामान उतना ना हो, तो क्या होगा? जाहिर है, चीजों की कीमतें बढ़ जाएंगी। ऐसा तब होता है जब सरकार ज्यादा खर्च करती है या लोगों की जेब में खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा आ जाता है। और हमारा दूसरा अपराधी है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये तब होता है जब किसी सामान या सर्विस को बनाने का खर्चा ही बढ़ जाता है। जरा सोचिए, अगर फैक्ट्री में काम करने वालों की तनख्वाह बढ़ जाए या फिर कच्चा माल जैसे कि स्टील या तेल महंगा हो जाए, तो कंपनियां क्या करेंगी? वो अपना बढ़ा हुआ खर्चा ग्राहकों से ही वसूलेंगी, और ऐसा करने के लिए वो अपनी चीजों के दाम बढ़ा देंगी। और यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प और खतरनाक चीज शुरू होती है। ये दोनों ताकतें मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह बना सकती हैं जिसे वेज प्राइस स्पाइरल यानी मजदूरी मूल्य चक्र कहते हैं। इसमें होता यह है कि जब कीमतें बढ़ती हैं तो कर्मचारी कहते हैं कि भाई हमारा खर्चा बढ़ गया है, हमारी सैलरी बढ़ाओ। जब उनकी सैलरी बढ़ती है तो कंपनियों का खर्चा बढ़ जाता है और वो फिर से चीजों के दाम बढ़ा देती हैं। फिर कर्मचारी दोबारा सैलरी बढ़ाने की मांग करते हैं और ये चक्र बस चलता ही रहता है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि महंगाई हमेशा एक ही रफ्तार से नहीं बढ़ती। ये कभी-कभी अर्थव्यवस्था के लिए एक हल्के बुखार जैसी हो सकती है, जो शायद अच्छी भी हो, या फिर ये एक बहुत बड़े संकट का रूप भी ले सकती है। चलिए इसकी अलग-अलग स्पीड्स पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले आती है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, यानी रेंगती हुई मुद्रास्फीति। ये हर साल लगभग 2 से 3% की दर से बढ़ती है। ये इतनी धीमी होती है कि आमतौर पर हमें इसका पता भी नहीं चलता। और मजे की बात यह है कि ज्यादातर अर्थशास्त्री इसे इकोनॉमी के लिए अच्छा मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये हल्की सी महंगाई लोगों को पैसा बचाने के बजाय खर्च करने या इन्वेस्ट करने के लिए बढ़ावा देती है, जिससे इकोनॉमी का पहिया घूमता रहता है। इसके बाद है वॉकिंग इन्फ्लेशन, यानी चलती हुई मुद्रास्फीति। जब महंगाई की दर 3 से 10% सालाना तक पहुंच जाती है, अब कीमतें इतनी तेजी से बढ़ने लगती हैं कि लोग उसे महसूस करने लगते हैं। ये एक तरह से एक चेतावनी की घंटी है जो बताती है कि अगर इसे संभाला नहीं गया तो हालात बिगड़ सकते हैं। फिर आती है गैलोपिंग इन्फ्लेशन, यानी सरपट दौड़ती मुद्रास्फीति। जब महंगाई दर डबल डिजिट्स में पहुंच जाए, मतलब 10-20% या उससे भी ज्यादा, अब हालात वाकई में गंभीर हो जाते हैं। लोगों की बचत की कीमत तेजी से पिघलने लगती है और पूरी अर्थव्यवस्था में एक अस्थिरता का माहौल बन जाता है। और आखिर में इसका सबसे भयानक रूप है हाइपर इन्फ्लेशन। सोचकर देखिए, कीमतें हर महीने 50% या उससे भी ज्यादा बढ़ रही हैं। ये एक तरह से इकोनॉमी का पूरी तरह से ढह जाना है। पैसा इतनी तेजी से अपनी कीमत खो देता है कि वो कागज के टुकड़ों के बराबर हो जाता है।
ये किसी बुरे सपने से कम नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इस सब का असल दुनिया में क्या असर होता है। देखिए, महंगाई का असर हर किसी पर एक जैसा नहीं होता। इस खेल में कुछ विजेता होते हैं तो कुछ को हार का सामना करना पड़ता है। महंगाई का सबसे सीधा और बुरा असर बचत पर पड़ता है। ये हमारे बैंक खाते में रखे पैसे की कीमत को दीमक की तरह धीरे धीरे खा जाती है। और इसकी सबसे ज्यादा मार उन लोगों पर पड़ती है जिनकी आमदनी फिक्स्ड है, जैसे कि रिटायर्ड लोग जिन्हें पेंशन मिलती है। क्यों? क्योंकि चीजों के दाम तो बढ़ जाते हैं पर उनकी आमदनी उतनी ही रहती है। तो असल में किस पर कैसा असर होता है? जो लोग पैसा बचाते हैं या उधार देते हैं उन्हें नुकसान होता है, क्योंकि जब उनका पैसा वापस मिलता है तो उसकी कीमत पहले से कम हो चुकी होती है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग कर्ज लेते हैं उन्हें फायदा हो सकता है, क्योंकि वो अपना कर्ज ऐसे पैसे से चुकाते हैं जिसकी कीमत घट चुकी है। आम उपभोक्ताओं की तो खरीदने की ताकत कम हो ही जाती है, और जो लोग अपना सामान विदेशों में बेचते हैं उनका सामान महंगा हो जाने की वजह से उन्हें भी नुकसान होता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस महंगाई के दानव को काबू में किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। अब हम उन तरीकों पर बात करेंगे जिन्हें सरकारें और सेंट्रल बैंक्स इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। महंगाई से लड़ने के लिए मुख्य रूप से 3 मोर्चे होते हैं। पहला है मॉनेटरी पॉलिसी, यानी मौद्रिक नीति, जिसे देश का सेंट्रल बैंक संभालता है। दूसरा है फिस्कल पॉलिसी, यानी राजकोषीय नीति, जिसकी बागडोर सरकार के हाथ में होती है। और तीसरा मोर्चा है सप्लाई साइड मेजर्स, यानी आपूर्ति को सुधारने के उपाय। यहाँ इन 2 सबसे बड़े हथियारों की एक सीधी तुलना देखते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए सेंट्रल बैंक ब्याज दरों और बाजार में पैसे की सप्लाई को कंट्रोल करता है। वहीं फिस्कल पॉलिसी में सरकार अपने खर्च और टैक्स का इस्तेमाल करती है। दोनों का मकसद एक ही होता है, इकोनॉमी में कुल मांग को मैनेज करना। सेंट्रल बैंक के तर्कश में कई तीर होते हैं। वो ब्याज दरें बढ़ा सकते हैं, जिससे लोन लेना महंगा हो जाता है और लोग कम खर्च करते हैं। वो बैंकों के लिए ज़रूरी रिजर्व की मात्रा बढ़ा सकते हैं, जिससे बैंकों के पास उधार देने के लिए कम पैसा बचता है। या फिर वो सरकारी सिक्योरिटीज़ बेचकर बाजार से अतिरिक्त पैसा सोख सकते हैं। सरकार भी अपना किरदार निभाती है। वो सब्सिडीज जैसे अपने सार्वजनिक खर्चों में कटौती कर सकती है या फिर टैक्स बढ़ा सकती है। इन दोनों ही तरीकों से लोगों के हाथ में खर्च करने के लिए कम पैसा बचता है, जिससे डिमांड अपने आप कम हो जाती है। और फिर आता है तीसरा तरीका, जो समस्या के दूसरे पहलू पर ध्यान देता है, यानी सप्लाई पर। यहाँ मकसद सिर्फ डिमांड को कम करना नहीं है, बल्कि सप्लाई को इतना बढ़ाना है कि वो बढ़ी हुई डिमांड को पूरा कर सके। इसके लिए उत्पादन को बढ़ावा देने और सप्लाई चेन की रुकावटों को दूर करने जैसे कदम उठाए जाते हैं। तो जब हमारे पास इतने सारे हथियार और रणनीतियां हैं, तो फिर कीमतों में पूरी तरह से स्थिरता लाना इतना मुश्किल क्यों है? ये एक ऐसा सवाल है जो दुनिया भर के बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों और पॉलिसी मेकर्स को आज भी उलझाए रखता है। और ये हमें याद दिलाता है कि एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था को चलाना कोई आसान काम नहीं, बल्कि एक लगातार संतुलन साधने की कला है।